हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। देखिए, बीपीएससी मेंटोर का अब नया नाम एग्जामोलॉजी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के द्वारा 9 अगस्त 2025 को आयोजित की गई मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की परीक्षा के जीएस के 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षा 71वीं बीपीएससी तथा टीआरई 4 तथा अन्य परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जीएस के 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? पहला है राज्य विधानसभा का विघटन, तो यह आवश्यक नहीं है। राज्य विधानसभा को विघटित या निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है राज्य के मंत्री परिषद का हटाया जाना, तो ये सही है। और नेक्स्ट है स्थानीय निकायों का विघटन, तो ये भी गलत है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, जब राज्यपाल राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट देता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ राज्यसभा में उसके सीटों की संख्या है। तो तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटों की संख्या 18 है, महाराष्ट्र में राज्यसभा की 19 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीट है तथा पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 16 सीट है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। और बिहार में राज्यसभा की 16 सीट है और लोकसभा में बिहार की 40 सीटें हैं और इस 40 में से 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, जिसके तहत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत या फिर पंचायत समिति और सबसे ऊपरी स्तर पर जिला पंचायत। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। वहीं 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में त्रिस्तरीय शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना की गई थी, जिसके तहत सबसे निचले स्तर पर नगर पंचायत, उसके बाद फिर नगर पालिका परिषद छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए तथा सबसे ऊपरी स्तर पर नगर पालिका निगम। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो भारत के संविधान का संरक्षक या फिर अभिरक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय। यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ अनुच्छेद है तथा दूसरी तरफ उससे जुड़े प्रावधान है। अनुच्छेद 215, तो इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना इससे संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट अनुच्छेद 222, तो इसके अंतर्गत किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण का प्रावधान है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 226, तो इसके तहत उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 227, तो ये सभी उच्च न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति से संबंधित है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4, 1, 3, 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? आरंभिक अधिकारिता या फिर मूल क्षेत्राधिकार। तो उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों का विवाद ये शामिल है, 2 या अधिक राज्यों का विवाद शामिल है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 और 4 सही है। यहाँ पर सही उत्तर चुनना है। और सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया ये पुस्तक BR अम्बेडकर ने लिखी है। नेक्स्ट है, लोकप्रिय राष्ट्रीय गान वंदे मातरम किस ग्रंथ में था? तो ये आनंद मठ में था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकप्रिय राष्ट्रीय गान वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में शामिल था। और वंदे मातरम ये भारत का राष्ट्रीय गान नहीं बल्कि राष्ट्रीय गीत है और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। यहाँ पर सुमेलित करना है, एक तरफ फिल्म है और दूसरी तरफ उसके निर्देशक हैं। दुनिया न माने ये 1937 की फिल्म है तथा इसके निर्देशक वी शांताराम हैं। खुदा की शान 1931, इसके निर्देशक RS चौधरी हैं। सिंहगढ़ 1923, इसके निर्देशक बाबूराय पेंटर हैं तथा अछूत कन्या 1936, इसके निर्देशक फ्रांज ऑस्टेन हैं। तो ये सभी आमने सामने सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2, 3, 4।
नेक्स्ट है, इसमें भी मिलान करना है। तो सूर्यसेन, इनका संबंध चितगांव या फिर चटगांव आर्मरी रेड यानी कि शस्त्रागार छापे से है। जतिन दास, इन्होंने 64 दिवसीय अनशन किया था तथा इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। बीना दास, इन्होंने गवर्नर पर बहुत नजदीक से गोली चलाई थी। और भगवती चरण वोहरा, इन्होंने द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब की रचना की थी। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सभी आमने सामने सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1897 में प्लेग कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या की थी? तो प्लेग कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1897 में चापेकर भाइयों ने, जिसमें कि दामोदर हरि चापेकर तथा बालकृष्ण हरि चापेकर शामिल थे, इन्होंने प्लेग कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या की थी। नेक्स्ट है, मराठी में अवंतिका बाई गोखले द्वारा लिखित महात्मा गांधी की जीवनी की प्रस्तावना किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने। मराठी में अवंतिका बाई गोखले द्वारा लिखित महात्मा गांधी की जीवनी की प्रस्तावना बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी और इसका प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक की प्रस्तावना के साथ 1918 में हुआ था तथा अवंतिका बाई गोखले ने चंपारण सत्याग्रह में भी भाग लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, फरवरी 1945 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया। तो ये कथन गलत है। ये फरवरी 1945 नहीं, फरवरी 1946 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष दिवस मनाने के लिए मुस्लिमों का आह्वान किया और एक नया नारा लड़के लेंगे पाकिस्तान दिया। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। तो ये कथन गलत है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। और नेक्स्ट है, रॉलेट बिल ने अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए बिना सुनवाई के हिरासत में रखने का प्रस्ताव दिया। तो ये कथन सही है। रॉलेट बिल के तहत बिना सुनवाई के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने का प्रावधान था। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल 2 और 4 सही है। यहाँ पर सत्य कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध बताया। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, एसवी चौधरी ने यह तर्क दिया कि 1857 का विद्रोह जनता का विद्रोह नहीं था। तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल कथन एक सही है। एसवी चौधरी ने 1857 के विद्रोह को जनता का विद्रोह बताया था तथा इन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंडियन म्यूटिनी में ये तर्क दिया था। और 1857 के विद्रोह को सर जॉन लॉरेंस तथा सीले ने सिपाही विद्रोह बताया था। जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था और टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य का संघर्ष कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, गदर का गठन बॉस्टन में हुआ था। तो ये कथन गलत है। गदर पार्टी का गठन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। नेक्स्ट है, गदर के अखबार में उनके सबसे मुख्य पृष्ठ के ऊपर लिखा हुआ था अंग्रेजी राज का दुश्मन या ब्रिटिश शासन का दुश्मन। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। तो ये कथन भी सही है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी हिंद एसोसिएशन के नाम से और इसके द्वारा गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था, इसीलिए इसका नाम गदर पार्टी पड़ गया। और गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे तथा इसके महासचिव लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्देशन दादा साहब फाल्के ने किया था। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, राजा हरिश्चंद्र भारत की प्रथम फिल्म मानी जाती है। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्कंदगुप्त। भारत पर हूणों का आक्रमण गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था और इसका प्रमाण भीतरी अभिलेख से मिलता है तथा जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। नेक्स्ट है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुमारगुप्त। मंदसौर प्रशस्ति, इसके तहत कुमारगुप्त की उपलब्धियों का विवरण है तथा मंदसौर प्रशस्ति या फिर मंदसौर अभिलेख, इसकी रचना वत्स भट्ट ने की थी और कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से भी जानते हैं तथा इसने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण करवाई थी और इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी। नेक्स्ट, फाहियान के यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का विवरण किस स्थान पर मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था 399 ईस्वी में तथा इसने अपनी यात्रा वृत्तांत फाकुकी की रचना की थी और इसने पाटलिपुत्र में एक अस्पताल का विवरण दिया है। नेक्स्ट है, कपिल मुनि ने
दर्शन के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो कपिल मुनि, इनका संबंध सांख्य दर्शन से है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व मीमांसा, ये ऋषि जैमिनी से संबंधित है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं तथा उत्तर मीमांसा, इसका संबंध बदरायन से है। नेक्स्ट है, मुगलों की दरबार की भाषा क्या थी? तो पर्शियन थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुगलों की दरबारी भाषा पर्शियन यानी कि फारसी थी। नेक्स्ट है, नौरोज का पर्व मुगलों ने लिया था। तो नौरोज एक पारसी त्योहार है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा भारत में इसकी शुरुआत बलबन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, गुरु नानक ने किस गुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो गुरु नानक ये सिखों के पहले गुरु थे तथा इन्होंने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को बनाया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गुरु अंगद का अन्य नाम लहना है। गुरु रामदास ये सिखों के चौथे गुरु थे। गुरु हर राय ये सिखों के 7वें गुरु थे तथा गुरु अमरदास ये सिखों के 3रे गुरु थे। और सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जानते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह को। मुगल शासक मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। वहीं फर्रुखशियर इसे घृणित कायर के नाम से जानते हैं तथा मुगल शासक जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, सिंध किस ब्रिटिश के द्वारा विजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपियर के द्वारा। सिंध को वर्ष 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में चार्ल्स नेपियर ने विजित किया था तथा चार्ल्स नेपियर को इसका प्रथम गवर्नर बनाया गया था। नेक्स्ट है, जेम्स एंड्रू रैमसे किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी का। जेम्स एंड्रू रैमसे लॉर्ड डलहौजी का असली नाम था। और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 का था तथा इसने अपने व्यापगत के सिद्धांत के तहत सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, इन सभी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कंपोज ब्राजील, तो ये सही है। लानोस वेनेजुएला, तो ये भी सही है। ग्रैंड चाको उत्तरी अर्जेंटीना, तो ये भी सही है। तथा वेल्ड ऑस्ट्रेलिया, तो ये गलत है। वेल्ड घास का मैदान ये अफ्रीका में पाया जाता है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? भूमध्य रेखा अफ्रीका को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, पैटागोनिया बहुत कम वनस्पति के साथ ठंडा रेगिस्तान है, तो ये कथन सही है। और पैटागोनिया का रेगिस्तान ये अर्जेंटीना में स्थित है। नेक्स्ट है, टेंगानिका झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, तो ये कथन गलत है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील लेक विक्टोरिया है। नेक्स्ट है, माउंट ब्लैंक आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये कथन भी सही है। माउंट ब्लैंक ये आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है तथा इसकी ऊंचाई 4805.59 मीटर है और ये फ्रांस तथा इटली में स्थित है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जनजाति है तथा दूसरी तरफ देश है। चीन जनजाति, इसका संबंध म्यांमार से है। टोबा जनजाति ये अर्जेंटीना की जनजाति है। चकमा जनजाति, इसका संबंध बांग्लादेश से है तथा माओरी जनजाति ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, BCDA। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? मलक्का जलडमरू मध्य मलेशिया एवं सुमात्रा के बीच स्थित है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, मकासर जलडमरू मध्य बोर्नियो एवं न्यूजीलैंड के बीच स्थित है, तो ये गलत है। ये बोर्नियो तथा इंडोनेशिया के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, सुंडा जलडमरू मध्य जावा एवं सुमात्रा के बीच स्थित है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, मेसीना जलडमरू मध्य इटली एवं सिसिली के बीच स्थित है, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मकासर जलडमरू मध्य ये बोर्नियो तथा इंडोनेशिया के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, यहाँ पर मिलान करना है। इसमें एक तरफ झूम कृषि है तथा दूसरी तरफ देश है। रोका इसका हो जाएगा ब्राजील, टामराई का हो जाएगा थाईलैंड, कानुको झूम कृषि इसका संबंध वेनेजुएला से है तथा लैडान इसका संबंध मलेशिया से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश का गंटूर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज के अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैग्नेटाइट के लिए। आंध्र प्रदेश का गंटूर जिला ये मैग्नेटाइट खनिज अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है और मैग्नेटाइट ये लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है, तो ये सही है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिमी लौटता मानसून तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कुछ वर्षा लाता है, तो ये कथन सही है। दक्षिण पश्चिमी लौटता मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून, इससे तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। नेक्स्ट है, मानसून अभियान मोनेक्स संयुक्त राज्य अमेरिका तथा
भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। तो ये कथन गलत है। मॉनसून अभियान मोनेक्स ये सोवियत रूस तथा भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोनेक्स ये तत्कालीन सोवियत रूस तथा भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ नदी है तथा दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता है, नर्मदा की सहायक नदी हिरन है, गोदावरी की सहायक नदी पूर्णा है तथा गंगा की सहायक नदी कोशी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी सी डी ए। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता तथा कोलकाता से दिल्ली। उपर्युक्त 4 खंडों की लंबाई को घटते हुए क्रम में ध्यान देते हुए निम्न कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो स्वर्णिम चतुर्भुज इस 4 शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को, जिसमें से दिल्ली मुंबई इस खंड की लंबाई 1419 किलोमीटर है, मुंबई चेन्नई इसकी लंबाई 1290 किलोमीटर है, चेन्नई कोलकाता इसकी लंबाई 1684 किलोमीटर है और कोलकाता से दिल्ली इसकी लंबाई 1453 किलोमीटर है। तो इस प्रकार घटते हुए क्रम में इसका सही क्रम ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 4 1 2। नेक्स्ट है, निम्नांकित राज्यों में से कौन सा एक कहवा उत्पादन में अग्रणी है। तो भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है, इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर केरल है तथा तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कथन तथा कारण दिया गया है। कथन है, गर्म चाय के कप में रखी धातु की चम्मच कुछ मिनट बाद गर्म हो जाती है क्योंकि धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के परावर्तन का उपयोग करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो सोनार, स्टेथोस्कोप, प्रतिध्वनि यानी कि इको, ये तीनों ही ध्वनि के परावर्तन का उपयोग करते हैं। वहीं पेरिस्कोप जो है ये प्रकाश के परावर्तन का उपयोग करता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए बी और सी। और पेरिस्कोप का उपयोग मुख्य रूप से पनडुब्बियों में किया जाता है ऊपर की सतह को देखने के लिए, और टैंकों में ये चालक दल को अपने वाहन के बाहर देखने में मदद करता है। नेक्स्ट है, घर्षण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, तो ये कथन सही है। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, चलने में घर्षण उपयोग नहीं होता है, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, स्नेहक यानी के लुब्रिकेंट्स घर्षण को कम करते हैं, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत वायरिंग में तांबे की तारों का उपयोग किया जाता है, क्यों। क्योंकि तांबा ये कम प्रतिरोध देता है और अच्छा चालक होता है, इसलिए घरेलू विद्युत वायरिंग में तांबे की तारों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपकरणों का उनकी ऊर्जा रूपांतरण से मिलान कीजिए। एक तरफ उपकरण है और दूसरी तरफ ऊर्जा रूपांतरण है। विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। सौर पैनल ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तथा माइक्रोफोन ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सभी आमने सामने सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, सर्दियों में यदि शीशे की खिड़की को अचानक गर्म किया जाए तो वह क्यों टूट सकती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असमान विस्तार से शीशे में तनाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो इंफ्रारेड ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स किरणें ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है तथा माइक्रोवेव्स ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। वहीं ध्वनि तरंगे ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल सी। ध्वनि तरंगे ये यांत्रिक तरंगे होती हैं जिन्हें गति करने के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगे ये बिना किसी माध्यम की आवश्यकता से निर्वात में भी गति कर सकती हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि का संबंध कंपन से है, उसी प्रकार विद्युत का संबंध इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। कथन है, एक व्यक्ति को कोने के पीछे की आवाज सुनाई दे सकती है लेकिन वह देख नहीं सकता है क्योंकि प्रकाश तरंगे ध्वनि तरंगों की तुलना में बाधाओं के चारों ओर अधिक आसानी से मुड़ सकती है। तो यहाँ पर कथन सही है किंतु कारण ये गलत है, क्योंकि प्रकाश तरंगों की तुलना में ध्वनि तरंग जो है ये बाधाओं के चारों ओर अधिक आसानी से मुड़ सकती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण
अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों के भारहीन दिखने की सबसे सही व्याख्या करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। वे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यान के साथ गिर रहे होते हैं। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों के भारहीन दिखने का मुख्य कारण फ्री फॉल यानी कि मुक्त पतन होता है। और जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है तो उसके अंदर मौजूद सभी वस्तुएं, जिसमें अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है, पृथ्वी की ओर लगातार गिर रहे होते हैं। किंतु अंतरिक्ष यान की गति इतनी तेज होती है कि वह पृथ्वी से टकराने के बजाय उसकी परिक्रमा करता रहता है, जिससे भारहीनता का एहसास होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वजातीय मिश्रण नहीं है? स्वजातीय या फिर समांगी मिश्रण। तो पीतल यानी कि ब्रास एक मिश्र धातु है जो कि एक स्वजातीय मिश्रण है। वायु ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो कि एक स्वजातीय मिश्रण है। तथा चीनी का जलीय विलयन ये भी एक स्वजातीय मिश्रण है, क्योंकि पानी चीनी में पूरी तरह से घुल जाती है तथा एक समान विलयन बनाती है। वहीं धुआं जो है ये ठोस कणों का गैस में निलंबन है जो कि एक विसमांगी मिश्रण है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरएनए में कौन सा भस्म होता है जो डीएनए में नहीं होता है? तो आरएनए में यूरासिल होता है जो कि डीएनए में नहीं होता है। डीएनए में थाइमिन क्षार उपस्थित होता है और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरासिल उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल फॉर्मिक अम्ल है, तो ये कथन गलत है। टमाटर में फॉर्मिक अम्ल नहीं बल्कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल ये चींटियों के डंक में पाया जाता है। अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल टार्ट्रिक अम्ल, तो ये सही है। संतरे में पाया जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल, तो ये भी सही है। और बासी मक्खन में पाया जाने वाला अम्ल ब्यूट्रिक अम्ल, तो ये भी सही है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक है? बेंजीन जो है ये एरोमेटिक यौगिक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बेंजीन का जनरल फॉर्मूला होता है C6H6 और इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड तथा 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जब CO2 को चूना जल में अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो वह फिर से बेरंग हो जाता है। इसका कारण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जब CO2 को चूने के पानी में अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो यह फिर से बेरंग हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये पानी में घुलनशील है, इसलिए पानी फिर से बेरंग हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaHCO3 का होल 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का संचालन करता है? तो पिघला हुआ लिथियम ये विद्युत का संचालन करता है। तांबे का तार ये भी विद्युत का संचालन करता है। कॉपर क्लोराइड तो ये विद्युत का संचालन नहीं करता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों, पिघला हुआ लिथियम क्लोराइड तथा तांबे का तार ये विद्युत का संचालन करता है। नेक्स्ट है, खून के जमने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैल्शियम। खून के जमने के लिए कैल्शियम तथा विटामिन के दोनों ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिंक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं और जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो कि अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है। तथा Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट है, किसी तंत्र की हीट कंटेंट को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एंथैल्पी। किसी तत्व के हीट कंटेंट को एंथैल्पी कहते हैं और एंथैल्पी जो है ये किसी तंत्र की कुल ऊर्जा की माप होती है जिसमें आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन कार्य शामिल होता है। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। नेक्स्ट है, सर्किल को इस तरह से लिखा जाता है, उसी प्रकार से स्क्वायर को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर सर्किल को हाफ हाफ करके पलट दिया है, CIR यानी कि RIC और CLE इसको ELC कर दिया है। तो इसी प्रकार हम लोग स्क्वायर को भी हाफ हाफ करके उल्टा करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा UQS और ARE का हो जाएगा ERA। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी होगी? 3, 7, 15, 31 और 63। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 हो रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 7। उसी प्रकार 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक इसी प्रकार 63 गुने 2
प्लस 1 करेंगे तो ये 127 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 127। नेक्स्ट है, दया का एक भाई अनिल है, दया चंद्रा का बेटा है, बिमल चंद्रा का पिता है, रिश्ते में अनिल बिमल का क्या है? तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। दया का एक भाई अनिल है, तो दया का एक भाई अनिल हो गया। दया चंद्रा का बेटा है, तो दया और अनिल ये दोनों चंद्रा के बेटे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बिमल चंद्रा का पिता है, तो बिमल जो है ये चंद्रा का पिता है। और पूछ रहा है कि रिश्ते में अनिल बिमल का क्या है, तो अनिल जो है ये बिमल का पोता हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पति है, P डिवाइडेड बाई क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, P गुने क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि A B की पुत्री है? तो आइए हम लोग सबसे पहले ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। A डिवाइडेड बाई डी यानी कि इसका अर्थ है A D की बहन है। फिर कह रहा है कि D मल्टीप्लाई बाई B यानी कि D जो है B का पुत्र है, तो इस प्रकार A जो है ये B की पुत्री हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर 6 व्यक्ति A B C D E F 2 पंक्तियों में बैठे हैं और प्रत्येक पंक्ति में 3-3 लोग हैं। तो ये 2 पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में 3-3 लोग बैठे हैं। कह रहा है कि E किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो E बीच में हो जाएगा। D F के बाईं ओर दूसरा है। अगर यहाँ पर F है तो D जो है ये F के बाईं ओर दूसरा है। E का पड़ोसी C यानी कि C जो है वो E का पड़ोसी है और वो D के तिरछे विपरीत बैठा है, तो यहाँ पर C हो जाएगा। B F का पड़ोसी है, तो यहाँ पर B हो जाएगा। और अंत में बच गया A, तो यहाँ पर A हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि B के सामने कौन है, तो B के सामने E है। ऑप्शन A इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। तो मान लेते हैं कि ये लोकेश का घर है और वो यहाँ से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर की दूरी तय की। तो ये पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर की दूरी तय की। और अंत में पूर्व की ओर मुड़कर उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। तो पूर्व की ओर मुड़कर उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। अब पूछ रहा है कि वह अपने घर से किस दिशा में है। तो अब वो यहाँ पर है और लोकेश का घर यहाँ पर था, तो अपने घर से वह उत्तर की दिशा में है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर। और किलोमीटर पूछता तो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर हो जाता। नेक्स्ट है, श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 2 से कम होती जाती है। निम्न में से कौन सी श्रृंखला इस नियम का पालन करती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जी तथा पी के बीच 8 अक्षरों का अंतर है, पी और डब्ल्यू के बीच 6 अक्षरों का, डब्ल्यू तथा बी के बीच 4 अक्षरों का और बी तथा ई के बीच 2 अक्षरों का अंतर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुक्रम में कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या आती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6। देखिए यहाँ पर 5 के बाद 1 है, उसके बाद फिर 7 के बाद 3 है, फिर 5 के बाद 7 है, यहाँ पर 3 के बाद 1 है, फिर यहाँ पर 1 के बाद 5 है और यहाँ पर 3 के बाद 9 है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का पैटर्न फॉलो कर रहा है, जिसमें पहले त्रिभुज के लिए 5 गुने 6 गुने 4, तो ये हो जाएगा 120। तो इसमें से 0 हटा देंगे, सेंटर में 12 होगा। उसी प्रकार दूसरे त्रिभुज के लिए 6 गुने 7 गुने 5, ये हो जाएगा 210। तो यहाँ पर भी 0 हटा देंगे, ये 21 हो जाएगा बीच में, यहाँ पर दिया है 21। इसी प्रकार तीसरे त्रिभुज के लिए 4 गुने 8 गुने 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 320। तो यहाँ पर भी 0 हटा देंगे, तो यहाँ सेंटर में 32 हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 32। नेक्स्ट है, यदि गुना जोड़ को दर्शाता है, भाग जो है ये घटाव को दर्शाता है, जोड़ का निशान ये गुना को दर्शाता है तथा माइनस जो है ये भाग को दर्शाता है, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो 20 गुना का हो जाएगा जोड़ प्लस 8 भागा का हो जाएगा घटाओ यानी कि -8 और माइनस का हो जाएगा भाग यानी कि डिवाइडेड बाई 4 और जोड़ का हो जाएगा गुना 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 8 माइनस ये 2 से 2 और 2 से 4 -4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 28 माइनस 4 इज इक्वल टू 24। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 24। नेक्स्ट है, चालू वर्ष में किस भारतीय राज्य के एक उद्यमी ने 56 नीलामी स्मृति चिन्हों को प्रदर्शित करते हुए मोदी मेमेंटो संग्रहालय की स्थापना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार के मोतिहारी के एक युवा उद्यमी ने राज्य का पहला मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय शुरू किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार स्वरूप दी गई 56 विशिष्ट स्मृति चिन्ह प्रदर्शित किए गए हैं।
नेक्स्ट है मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार ने पटना में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 में अपनी कृषि खाद्य क्षमता पर प्रकाश डाला है और यह कार्यक्रम राज्य सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा और भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद, इन सभी के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें बिहार शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है मई 2025 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति का पद संभालने वाले श्री सचिन चतुर्वेदी किस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। मई 2025 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सचिन चतुर्वेदी ये अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव्स, सन स्ट्रोक्स और सन बर्न्स को राज्य असामान्य आपदा घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य सरकार ने। अप्रैल 2025 में तेलंगाना राज्य सरकार ने हीट वेव्स, सन स्ट्रोक्स और सनबर्न्स को राज्य असामान्य आपदा घोषित किया है तथा इससे पहले तमिलनाडु राज्य ने भी हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया था। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में किस वित्तीय संस्थान ने अपनी स्थापना का 90वां वर्ष मनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी तथा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र NCPA मुंबई में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट है 28 मार्च 2025 को आए भूकंप के कारण म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत सरकार के द्वारा 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के कारण ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है किस देश ने 22 से 28 मार्च 2025 तक तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत ने। 22 से 28 मार्च 2025 तक तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है तथा इस पहल का उद्देश्य युवा सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और भारत तथा मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करना है। नेक्स्ट है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च माह में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन बार्सिलोना में किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पेन के बार्सिलोना में। नेक्स्ट है भारत और जापान के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक 8 अप्रैल 2025 को हुई। यह कहां आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। भारत और जापान के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक 8 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है भगवान महावीर के जन्म के सम्मान में 9 अप्रैल 2025 को मनाए गए नवकार महामंत्र दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। भगवान महावीर के जन्म के सम्मान में 9 अप्रैल 2025 को नवकार महामंत्र दिवस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के रूप में सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के रूप में सम्मानित किया है। नेक्स्ट है इस वर्ष हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता के 72वें संस्करण में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओपल सुचाता चुआंगश्री को। हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता के 72वें संस्करण में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज ओपल सुचाता चुआंगश्री को पहनाया गया है और इनका संबंध थाईलैंड से है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें बिहार ने कुल 36 पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल 36 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल है तथा इस प्रतियोगिता में बिहार का स्थान 15वां था और इसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र है।
नेक्स्ट, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए AI कैरियर शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर महिलाओं के लिए AI कैरियर शुरू किया है। नेक्स्ट है, विकसित भारत 2047 का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। कथन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्त पोषण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये सही है। और कारण है, इस योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आय सहायता प्रदान की जाती है। तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ सरकारी योजनाएं हैं और दूसरी तरफ उसके शुरू होने की तारीख है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। तो यहाँ पर 21 जनवरी 2015 दिया गया है, तो यही होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी तथा स्टैंड अप इंडिया योजना, इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब आर्थिक विकास में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बढ़ेगा। आर्थिक विकास के साथ लोगों की आय बढ़ती है और उनकी जरूरतें भी बदल जाती है तथा वे अधिक सेवाओं की मांग करते हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र, इसका हिस्सा बढ़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भुगतान संतुलन में चालू खाते की रचना नहीं करते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्योंकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ये चालू खाते का नहीं बल्कि पूंजी खाते का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण ऋण का संस्थागत स्रोत नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, घरेलू बैंकर्स। नेक्स्ट है, नई औद्योगिक नीति 1991 का मुख्य प्रस्ताव था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कुछ उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2000 से 2024 के बीच शुल्क योग्य वस्तुओं पर औसत प्रशुल्क दर में कमी की है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 48.9% से 17.3% की कमी। नेक्स्ट है, 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंकिंग क्या थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, चतुर्थ। 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंकिंग चौथी थी और इसमें पहले स्थान पर चीन था, दूसरे स्थान पर जापान तथा तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड था। नेक्स्ट है, विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल था, तो इनका कार्यकाल 1992 से 1997 तक का था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के बारे में सही नहीं है? विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये सही है। असहमति होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, तो ये गलत है। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है, विधेयक को विशेष बहुमत यानी कि 2/3 उपस्थित और मतदान तथा कुल सदस्यों के 50% से अधिक द्वारा पारित किया जाना चाहिए, तो ये सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति विधिवत पारित और अनुसमर्थित विधेयक को सहमति देने के लिए बाध्य है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है और संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है, जो कि साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक के संदर्भ में बुलाई जाती है और ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ व्यवस्था है तथा दूसरी तरफ उससे जुड़े अनुच्छेद हैं। निर्वाचन व्यवस्था, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 324 से 329 में दिया गया है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसका प्रावधान 308 से 323 में दिया गया है। पंचायत, इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक दिया गया है तथा केंद्रीय स्तर पर न्यायिक व्यवस्था, इसका प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 के बीच दिया गया है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्न में से संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची, इसका संबंध दल बदल विरोधी प्रावधानों से है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा और इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था।
नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति वारंट के तहत उनके हस्ताक्षर और मुहर के साथ की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा भारत के महान्यायवादी, इन चारों की ही नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किंतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के वारंट के तहत उनके हस्ताक्षर और मुहर के साथ की जाती है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से आयोग वैधानिक निकाय हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये भी वैधानिक निकाय है तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये संवैधानिक निकाय है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट है यहाँ पर मिलान करना है। उपाधियों का निषेध, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 18। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 26। भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 29 तथा शिक्षा का अधिकार, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 21A। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तथा उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा तथा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। नेक्स्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था तब वह, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम से राज्यसभा के सदस्य थे। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।